आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने सांसद असदुद्दीन ओवैसी की याचिका को सुनवाई के लिए फिर से सूचीबद्ध करने पर आज सहमति जताई, जिसमें वक्फ बाय यूजर समेत सभी वक्फ संपत्तियों को उम्मीद पोर्टल पर अनिवार्य रूप से पंजीकृत करने की समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया गया है। याचिका को पहले 28 अक्टूबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था, लेकिन उस दिन सुनवाई नहीं हो सकी। आज ओवैसी के वकील निजाम पाशा ने मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच के समक्ष मामले को तुरंत सुनवाई के लिए रखने का अनुरोध किया। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, हम एक नई तारीख तय करेंगे। वही वकील ने बताया कि वक्फ संपत्तियों के अनिवार्य पंजीकरण के लिए निर्धारित 6 महीने की अवधि समाप्त होने के करीब है। सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर को अंतिम आदेश के तहत वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के कुछ प्रमुख प्रावधानों पर रोक लगा दी थी। इसमें यह प्रावधान शामिल था कि केवल पिछले 5 साल से इस्लाम का पालन करने वाले व्यक्ति ही वक्फ बना सकते हैं। हालांकि पूरे कानून को रद्द नहीं किया गया था। तेलंगाना के चिवल्ला में हुए बस हादसे ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। इस हादसे में अब तक 21 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। हादसे में किसी ने अपनी मां को खो दिया तो किसी ने अपना पूरा परिवार। ऐसा ही हाल तंदूर में रहने वाले एलैया गौड़ का हुआ है, जिन्होंने इस हादसे में अपनी 3 बेटियों को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है। वह खुद ही बेटियों को बस में बैठा कर आए थे और खुशी खुशी घर पहुंचे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि अब उनकी बेटियां कभी घर वापस नहीं आएंगे। एलैया गौड़ और उनकी पत्नी अंबिका तंदूर में रहते हैं और एक निजी ट्रैवल एजेंसी चलाते हैं। एलैया की 4 बेटियां और 1 बेटा है। उनके घर में 17 अक्टूबर को उनकी बड़ी बेटी अनुषा की शादी का आयोजन किया गया था, जिसमें शामिल होने के लिए तनुषा, सैप्रिया और नंदिनी हैदराबाद से आई थी। उनके पिता एलैया गौड़ बेटियों को हैदराबाद जाने के लिए रेलवे स्टेशन छोड़ने गए थे, लेकिन बेटियों की ट्रेन छूट गई थी। इसके बाद पिता उन्हें आरटीसी बस स्टैंड लेकर पहुंचे और उन्होंने तीनों बेटियों को हैदराबाद जाने के लिए उसी बस में बैठाया था। वही इस बस हादसे में उन्होंने अपनी 3 बेटियों को खो दिया और वो पूरी तरीके से सदमे में पहुंचे हुए हैं। जुबली हिल्स विधानसभा उपचुनाव पर तेलंगाना के मंत्री मोहम्मद अजहरुद्दीन ने कहा कि हमने बहुत प्रचार किया है, यह अच्छा लग रहा है। हम चुनावी मूड में वापस आ गए हैं। जो लोग पिछली पद यात्रा में हमसे मिले थे वे हमसे मिल रहे हैं और आश्वासन दे रहे हैं कि वे कांग्रेस को वोट देंगे। माशाल्लाह से बहुत अच्छा था। अभी हम लोग काफ़ी सुबह से 9 बजे से घूम रहे हैं। तो अभी जफर भाई का ने लास्ट यहाँ पे, इसके बाद में फिर शेखपेट में जाएंगे, उसके बाद में फिर वापस इधर आएंगे। तो अप एंड डाउन बहुत है, बट अच्छा लग रहा है क्योंकि ऐसा लग रहा है कि फिर इलेक्शन मोड में आ गए। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि लास्ट टाइम जो पंचायत राज करें वही लोग मिल रहे हैं और वही लोग अभी एश्योरेंस दे रहे हैं कि हम लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे। क्योंकि जो लास्ट टाइम जो गलतियाँ किए थे वो बोल रहे कि ये टाइम गलती नहीं करेंगे, हम यहाँ से ज़्यादा से लीड से जिताएंगे और नवीन यादव साहब को यहाँ से ज़्यादा लीड से जिताएंगे। और एक यंग आदमी है, मैं पूरे लोगों से गुजारिश करूँगा कि वो अच्छा काम करें। क्योंकि बहुत से लोग को माइनॉरिटीज़ के बारे में, मिनिस्टर ने देश के बारे में भी थोड़ा कंप्लेंट था, वो कंप्लेंट भी दूर हो गया। बट लेकिन ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे सीएम साहब ने माइनॉरिटीज़ के लिए बहुत अच्छा किया है। ऐसा लग रहा है कि लोग, देखिए सबर का फल बहुत मीठा होता है और वो फल मैं आपके सामने ठहरा हूँ। लेकिन जो बहुत से चेयरमैन भी है जो मुस्लिम चेयरमैन है, तो माइनॉरिटीज़ के लिए, मुस्लिम के लिए बहुत सीएम साहब ने किया है, जिसको हम भूलना नहीं चाहिए। क्योंकि मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट मुस्लिम है, तो उसमें देखिए लोग तो बहुत कहते हैं, बगैर सोचे समझे कुछ भी कह देते हैं लोग। तो इसके बारे में ज़्यादा ऐसा नेगेटिव बातों के बारे में मेरे पास टाइम नहीं है। चिवल्ला में हादसे को लेकर केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि भाजपा की ओर से मैं मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं घायलों और अस्पताल में इलाज करा रहे लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। ऐसे दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, इसलिए मैं सभी से वाहन चलाते समय अधिकतम सावधानी बरतने का अनुरोध करता हूं। हैदराबाद के रूरल एरियाज में, रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में एक बस एक्सीडेंट के कारण 20 लोग मृत्यु हो गए। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, मेरा ओर से जो मृत्यु हो गए उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनका परिवारों इस स्थिति में जो भी अभी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रहे, भगवान से प्रार्थना करता हूं जल्दी से जल्दी वो अच्छा हो। मैं सभी लोगों से अनुरोध करता हूं, एक्सीडेंट्स रिसेंटली अलग अलग जगह बढ़ रही,
इसलिए जब भी कोई भी जर्नी करते हैं, जो भी ड्राइवर्स है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रिकॉशन ले, क्योंकि भगवान दिए सो जान कौन वापस नहीं ला सकता है। इसलिए जो मानव जन्म लेना बहुत सालों का जो तपस्या है, उसके कारण ही अपन मानव जन्म लेते हैं। इसलिए इस ऐसी एक्सीडेंट्स के कारण मृत्यु होना बहुत परिवार के लोग दुखी होती है। इसीलिए सभी लोग से मैं अनुरोध करता हूँ, बहुत प्रिकॉशन लेके जर्नी करना चाहिए। ड्राइवर्स हो, लोग हो, देखना चाहिए अपन ड्राइव कर रहे अपना ठीक तरह से कर रहे, मगर आगे वाला के कैसा है वो भी देखते हुए रोड के ऊपर जर्नी करना चाहिए। मैं फिर एक बात उनको जो श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, कंडोलेंस व्यक्त करता हूँ। तेलंगाना के मंत्री पुन्नम प्रभाकर ने कहा कि चिवेल्ला में यह एक बड़ा हादसा था। सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। 19 लोगों की मौत हो गई है और 14 से 15 घायल हैं और उनका इलाज चल रहा है। इलाज को लेकर सरकार उनका ख्याल रख रही है। मृतकों को सरकार की ओर से 5 लाख रुपए और आरटीसी की ओर से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जा रही है। जो आज चिवेल्ले में एक्सीडेंट हुआ वो बहुत बड़ा दुर्घटना है। सरकार उसके ऊपर इंक्वायरी आदेश किया है और इसमें 19 लोग मृत्यु हो गए, 14 से 15 लोग का घायल हुआ है। उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। सरकार उनका ट्रीटमेंट में पहले ख्याल कर रहे और जो मर गए उनके लिए 5 लाख सरकार, 2 लाख आरटीसी की तरफ से दे रहे और पोस्टमार्टम भी यहीं करके बॉडी उसका फैमिली को देने का है और जो रीज़न है उसके ऊपर जांच कर रहे। आने वाला दिन में एक्सीडेंट प्रिवेंशन करने के लिए सरकार और सीरियस एक्ट करेगा। कर्नाटक के मंत्री BZ जमीर अहमद खान के बयान पर कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष BY विजेंद्र ने कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उनके कैबिनेट मंत्री गारंटी के बारे में बात करते हैं, लेकिन राज्य में कोई वास्तविक विकास नहीं हुआ है। यहाँ तक कि सत्तारूढ़ दल के विधायक भी धन की मांग कर रहे हैं, फिर भी सरकार उन्हें आज तक जारी करने में विफल रही है। किसान बहुत संकट में है। हम बाढ़ के बाद से चिंताएं जता रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया है। आगे उन्होंने कहा कि गन्ना किसान पिछले कुछ दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी मांगे बनी हुई है। इन गंभीर मुद्दों को संबोधित करने के बजाय वे आरएसएस के बारे में बात करते हैं और अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए केंद्र पर आरोप लगाते रहते हैं। लोगों को परवाह नहीं है कि सीएम कौन बनता है, उन्हें विकास की परवाह है। वहीं आगे उन्होंने आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि कंपनियां बेंगलुरु से दूर जा रही हैं। कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने आज कहा कि मुझे आरएसएस से तब तक कोई समस्या नहीं है जब तक वे सरकार से अपनी गतिविधियां चलाने और खुद को एक संगठन के रूप में पंजीकृत करने की अनुमति मांगते हैं। वे भारतीय कानूनों और संविधान से इतने डरते क्यों हैं? वे इतने गुप्त क्यों हैं? एक अपंजीकृत संगठन के पास देश भर में लाखों लोग कैसे मार्च कर सकते हैं? ऐसा क्यों है कि भाजपा इतनी उत्सुक है कि आरएसएस को देश के कानून का पालन नहीं करना चाहिए? सबसे बड़े एनजीओ के प्रमुख मोहन भागवत को उन्नत सुरक्षा संपर्क प्रोटोकॉल क्यों दिया जा रहा है? दुनिया के सबसे बड़े एनजीओ के प्रमुख पर करदाताओं का पैसा क्यों खर्च किया जा रहा है? जब सरदार पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया तो वही आरएसएस नेता उनके पैरों पर गिर गए और दया की भीख मांगने लगे। आगे उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने उनसे कहा कि यदि वे अब राजनीति नहीं करेंगे, हिंसक तरीके नहीं छोड़ेंगे और भारतीय ध्वज और संविधान के प्रति निष्ठा नहीं रखेंगे तो उसके बाद ही प्रतिबंध हटाया जाएगा। क्या वे अब ऐसा कर रहे हैं? इंदिरा गांधी के समय में आपातकाल के दौरान उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। आप यह भी जानेंगे कि सावरकर को अंग्रेजों से पेंशन क्यों मिलती थी, उन्हें दया याचिकाएं क्यों लिखी और पेंशन में वृद्धि क्यों मांगी। अगर वे पारदर्शी और जवाबदेह हो गए तो मैं भी आरएसएस को दान दूंगा। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का समय नौकरियां प्रदान करने, विकास को बढ़ावा देने और बड़े उद्योग की स्थापना के लिए समर्पित होना चाहिए। इसलिए मेरा सुझाव है कि वो एक नया मंत्रालय बनाएं और इसे अपमान मंत्रालय कहें ताकि उनका समय बर्बाद न हो। जब आप अपनी नौकरी, अपने रोजगार के लिए विरोध करते हैं और उन्हें लगता है कि देश का अपमान हो रहा है क्योंकि कोई सवाल उठा रहा है, तो अपमान मंत्रालय आपको बुला सकता है। कर्नाटका में चुनाव था, वहां गए, कहने लग गए कि कर्नाटका के लोगों का अपमान किया है विपक्ष ने। बंगाल गए तो बंगाल का अपमान। यहाँ बिहार आते हैं तो कहते हैं कि पूरे विपक्षी दल के सारे नेता
बिहार की जनता का अपमान कर रहे हैं। तो मैं सोच रही थी इनका भाषण सुनते हुए कि मैं एक सुझाव देना चाहती हूँ प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि उनका समय जो है बहुत महत्वपूर्ण है इस देश के लिए। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी का जो समय है वो काम करने में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। रोजगार दिलवाने में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? बेरोजगार हो ना तुम, बेरोजगार हो ना, पढ़े लिखे भी होगे, पढ़े लिखे हो लेकिन बेरोजगार हो। तो प्रधानमंत्री जी का जो समय है वो रोजगार दिलवाने में, विकास लाने में, बड़े बड़े उद्योगों को लगवाने में लगना चाहिए। इसीलिए मेरा सुझाव ये है कि वो एक नया मंत्रालय बना दे और उसका नाम रखे अपमान मंत्रालय। क्यों? अच्छा सुझाव है पप्पू जी। एक अपमान मंत्रालय बना दे ताकि उनका समय व्यर्थ ना हो। वो बड़ी बड़ी सूचियां निकाल देते हैं कि हमें इसने गाली दी, उसने गाली दी, इसने हमारा अपमान किया। तो खुद क्या बैठ के सूची बनाएंगे? अपमान मंत्रालय बना देगा। और जब आप अपनी नौकरी, अपने रोजगार के लिए धरना प्रदर्शन करोगे और उनको लगेगा कि देश का अपमान हो रहा है क्योंकि कोई सवाल उठा रहा है, तो अपमान मंत्रालय बुला ले आपको, है कि नहीं? और जब कोई अध्यापक या कोई महिला या कोई संविदा कर्मी अपने अधिकारों के लिए सवाल उठाए तो इनको लगता है कि देशद्रोही हो रही है, इनको लगता है कि देश का अपमान हो रहा है, तो अपमान मंत्रालय को बुला ले, अपमान मंत्रालय कार्रवाई करे, है कि नहीं? अपना समय क्यों व्यर्थ कर रहे हैं? और इस अपमान मंत्रालय में मेरा ये भी सुझाव है कि मेरे परिवार के बारे में जितनी इन्होंने गालियां दी और जितना उल्टा सीधा बोला उसका भी रिकॉर्ड रखा जाए। एक लाइब्रेरी पूरी बन जाएगी किताबों की, भर देंगे उनको। कन्नड़ अभिनेता दर्शन, उनकी प्रेमिका पवित्र गौड़ा और 15 अन्य पर आज बेंगलुरु के 64वें सत्र न्यायालय द्वारा रेणुकास्वामी हत्याकांड के मामले में हत्या, आपराधिक साजिश, अपहरण और गैरकानूनी सभा का आरोप लगाया गया। सभी 17 आरोपियों ने आरोपों के लिए दोषी नहीं होने का अनुरोध किया। अदालत ने मामले को स्थगित कर दिया, जिसकी सुनवाई 10 नवंबर को शुरू होनी है। रेणुकास्वामी हत्याकांड में कुल 17 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिसमें पवित्र गौड़ा को हत्या के मुख्य साजिशकर्ता के रूप में पहचाना गया है। जज ने रेणुकास्वामी हत्याकांड मामले में दर्शन और पवित्रता समेत सभी 17 आरोपियों से पूछताछ की। आरोपी ने दावा किया कि आरोप फर्जी हैं। करूर में 27 सितंबर को हुई भगदड़ की घटना ने तमिलनाडु समेत पूरे देश को हिलाकर रख दिया। यह घटना वेलुचमीपुरम में हुई थी, जब टीवी के नेता और अभिनेता विजय के एक बड़े कार्यक्रम में भारी भीड़ जमा हुई थी। इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होने के कारण स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गए और 41 लोगों की जान चली गई। इसके अलावा 60 से अधिक लोग घायल हुए। सीबीआई ने अब तक कुल 306 लोगों को तलब किया है। इसमें मरने वालों और घायल होने वालों के परिवार, कार्यक्रम में लोगों को बुलाने वाले टीवीके की थमेगा राष्ट्रीय पेरवई पार्टी के सदस्य और अन्य जिम्मेदार अधिकारी शामिल हैं। अधिकारियों ने कहा कि इन सभी के बयान से जवाबदेही की पहचान करने में मदद मिलेगी। विशेष रूप से इस मामले में यह देखा जा रहा है कि कार्यक्रम की योजना बनाने और अनुमति देने वाले अधिकारियों की क्या भूमिका थी। करूर शहर के पुलिस इंस्पेक्टर मणिवन्नन से भी पूछताछ की गई, जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए अनुमति दी थी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने केंद्र सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि कोई भी झूठा प्रचार या राजनीतिक जोड़ तोड़ द्रम्मू को 2026 के राज्य में अगली सरकार बनाने से नहीं रोक सकती। मुख्यमंत्री ने टिप्पणी धर्मपुरी में द्रम्मुक सांसद ए मणि के परिवार के सदस्य के विवाह समारोह में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा। मुख्यमंत्री स्टालिन ने इसके पहले एक निजी विमान से चेन्नई से सलेम गए और समारोह में शामिल होने और वर वधु का आशीर्वाद देने के लिए कार से धर्मपुरी पहुंचे। वहीं मुख्यमंत्री स्टालिन ने संबोधन के दौरान चुनाव आयोग पर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के माध्यम से एक दुर्भावनापूर्ण अभ्यास को लागू करने की साजिश रचने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य महत्वपूर्ण राज्य चुनाव से पहले वास्तविक मतदाताओं, खासकर भाजपा विरोधी माने जाने वाले मतदाताओं को हटाना है। उन्होंने कहा कि इस लोकतंत्र विरोधी कदम को रोकने के लिए हमने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई और SIR की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया।
चुनाव से कुछ महीने पहले मतदाता सूची का पूर्ण पुनरीक्षण करने का आयोग का निर्णय वैध मतदाताओं को हटाने की सुनियोजित रणनीति का हिस्सा है। मुख्यमंत्री स्टालिन ने आगे कहा कि बिहार में भी यही हथकंड अपनाया गया था, जहां लाखों वास्तविक मतदाताओं को कथित तौर पर सूची से हटा दिया गया। कल पटना में पीएम मोदी के रोड शो पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कल यहां मैंने रोड शो देखा, मैं बहुत सारी तस्वीरें देखी जिसमें पीएम मोदी की प्रभावशाली तस्वीरें थी, लेकिन मैंने नीतीश कुमार को उनके साथ नहीं देखा, यहां तक कि रैली में भी, जहां नीतीश कहीं नजर नहीं आए। और दूसरी चीज मुझे समझ में नहीं आ रहा, कल यहाँ पर एक रैली हो गई, रोड शो, हाँ जी जी हो गई। मैं बहुत से फोटो उनके देखा तो ऐसे मजबूत फोटो लगाए हैं, पूरे कटआउट के टाइप, ऐसा जो रहता है ऐसे इसके करके पूरा उनका ही हर जगह ऐसा ठहरा हुआ करा हुआ। नीतीश का नहीं देखा उनके साथ। और जब वो रैली में भी नीतीश साहब कहाँ थे, नहीं दिखे। तो जो एनडीए की सरकार बनाने वाले ये को गायब भी कर दिए, यहाँ तक गायब कर दिया कि उनको चीफ मिनिस्टर बनाने का नाम भी नहीं लेते। तो इतना चल रहा है, इसके बाद क्या होगा चुनाव के बाद मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन ये मोदी साहब तो एक चाल चल रहे हैं कि नीतीश को डुबाना, और नीतीश तो समझ रहे हैं कि मैं 9 बार चीफ मिनिस्टर का शपथ विधि किया हूँ और इस बार भी लूँगा। अरे भैया आप साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।